नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान में क्राइम कथा का एक नया एपिसोड। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार लगभग दोपहर के 1 से 2 बज रहे थे और इस वक्त कुछ लोग पास के एक नाले में एक लड़की का शव देखते हैं। ये शव पूरी तरीके से नग्न अवस्था में है। इसके ठीक आसपास एक स्कूल है। लोग जैसे ही शव को देखते हैं, इसके बाद पुलिस को सूचना भेजी जाती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। इसके बाद शव को किसी तरीके से बाहर निकाला जाता है। आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस वहां मनमानी करती है। पुलिस वाले भी हक्का बक्का रह चुके थे, क्योंकि जिस हिसाब से शव की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं, उसके मुताबिक शव की आंखें फोड़ दी गई थी, यानी जिसका भी शव रहा होगा। इसी तरीके से पुलिस वाले उसको लाश को जो है वो बोरे में भरते हैं और इसके बाद अगला जो घटनाक्रम होता है कि हर वक्त अगर कोई किसी प्रकार से संदिग्ध शव मिलता है तो फिर पोस्टमार्टम कराया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जिस लड़की का शव मिला था, वो भी आशंका जताई गई कि 21 से 22 साल के आसपास इस लड़की की उम्र रही होगी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। शनिवार को तकरीबन दोपहर का ही समय था जब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से लड़की के साथ बर्बरता की गई थी। और जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे, उनके मुताबिक जिन लोगों ने भी हत्या की होगी वो तकरीबन उनकी संख्या 2 से 3 के आसपास, यानी 2 से ज्यादा लोग रहे होंगे। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल है कि आखिर ये ब्लाइंड मर्डर है एक तरीके का। किसने किया होगा, कैसे किया होगा, और 2 से 3 लोग थे तो वो कौन से लोग रहे होंगे। लेकिन इससे 2 दिन पहले पुलिस को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी और यह रिपोर्ट मिली थी बृहस्पतिवार को। जब यह रिपोर्ट मिली तो घर वालों ने आरोप लगाया कि जो उनकी बेटी है वो रात के समय किसी जागरण में गई थी और वहां पर वो गई थी भंडारे में, खाना पीना सबको खिलाकर। और जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसमें बताया गया था कि लड़की थोड़ी मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, यानी जो दिमागी हालत है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। घर वाले भी परेशान थे। अब इसके बाद वो अपने आप को जब एकदम असफल पाते हैं, वो अपनी बेटी को ढूंढने में, अपनी बहन को ढूंढने में, तब वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं कि बृहस्पतिवार की रात से ही उनकी बेटी गायब है। कहा जाता है कि शुक्रवार की सुबह घर वालों को एक सूचना मिलती है कि कुछ दूरी पर उनके घर से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर एक कपड़ा है वो मिला है। कुछ खून के धब्बे हैं, खून के निशान हैं, आसपास में नहर इलाका है, वहीं पर ये चीज़ें मिलती हैं। तो घर वाले जब जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे उनकी बेटी ही तो नहीं है। फिर वो पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और वो तकरीबन छानबीन करती है कि क्या आसपास कोई शव है। तो शुक्रवार को ये सब कुछ जो है वो लगभग नहीं मिलता है। अब ठीक अगले दिन ही ये सब बरामद की जाती है चीज़ें। शुक्रवार को ही ये सब चीज़ें बरामद की जाती हैं। पुलिस वाले खूब ढूंढते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त, यानी कपड़े, खून के धब्बे, छींटे, इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर ये घटनाक्रम शनिवार तक जाके चलता रहता है और शनिवार की दोपहर को ही ये सब कुछ बरामद कर लिया जाता है। यानी बुला के परिजनों से उनकी पहचान कराई जाती है तो पता चलता है कि ये बेटी तो उन्हीं की है। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन रविवार दोपहर तक पुलिस वाले कुछ भी इस पर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। अब यह मामला पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो जाता है, क्योंकि इतना घटनाक्रम तो अपने आप में एक कहानी की तरह चल रहा होता है। लेकिन इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जो अयोध्या के सांसद की तरफ से की जाती है। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रो बैठते हैं और आरोप लगाते हैं कि अगर वो न्याय नहीं दिला पाए तो वो अपनी लोकसभा सीट से ही इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद पुलिस थोड़ा सजग होती है। इस मामले में पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनके नाम है हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह। इन सबको जब गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर इन्हें केवल संदिग्ध के तौर पर तो अरेस्ट किया गया है, लेकिन क्या सबूत है कि इन्होंने ये ऐसा कांड किया था। पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तब ये तीनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और ये कहते हैं कि हत्या से ठीक पहले इन्होंने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब शुरू होती है असल कहानी कि आखिर इन लोगों ने शव के साथ बर्बरता क्यों की और आखिरकार उस लड़की को इन्होंने मारा क्यों। दरअसल जो इसमें एक दिग्विजय नाम का युवक है, उसने बताया कि
तकरीबन कुछ माह पहले या कुछ साल पहले उसकी मृतका यानी जिसकी उसने हत्या की है उसके परिवार वालों से बहस हुई थी। इसने आरोप लगाया कि भरे समाज में इसकी बेइज्जती की गई और इसी दिन से इसने ठान लिया था कि अब इस बेइज्जती का ये बदला लेकर रहेगा और इसके लिए अपने दो दोस्तों को ये हायर करता है। इन दो दोस्तों को अपना प्लान बताता है और इसके बाद बृहस्पतिवार को जैसे ही वो लड़की जागरण के लिए निकलती है वैसे ही ये लोग उसे उठा लेते हैं और उसके साथ मर्डर तक की कहानी को रचते हैं। अभी तक इस मामले में साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार क्या उस बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी कोई घटना हुई थी या फिर नहीं। वहां भी खून के छींटे मिले हैं। इसके अलावा नग्न अवस्था में शव तो मिला ही है, पसलियां टूट चुकी थी और ये भी कहा जा रहा है कि आंखें जो हैं वो फोड़ दी गई थी। हालांकि पुलिस इसमें से कई बातों से इनकार कर रही है। अब आपको सुनवाते हैं राजकरण नैयर जो यहाँ के एसएसपी हैं, उन्होंने आखिर इस कुछ मामले पर क्या कहा है। दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही तो मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहाँ पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहाँ पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरीराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल ये मामला एक दलित लड़की से जुड़ा हुआ बन चुका है जिसमें राजनीति भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। इसके अलावा जिला स्तर से 1 लाख रुपए मुआवजा मिला है। अखिलेश यादव की तरफ से मांग की जा रही है कि 1 करोड़ रुपए दिया जाए। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी ज्यादा से ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं और त्वरित कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपने नाम के साथ। और कोई अगर आपका सवाल है तो उसे जरूर पूछेगा। हम अगले एपिसोड में उसके जवाब के साथ कोशिश करेंगे हाजिर होने की। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।